फ्रांस के अंदर मुसलमानों के बारे में कानून साजी हो रही है कि हर रोज 3 से 4 फ्रेंच मुसलमान हो रहे थे। अच्छा। और कहा जाता था कि फ्रेंच विल बी द नेक्स्ट कंट्री जहां शरीयत नाफिज हो सकती है। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना के मामले में खामोश रहता है, चाइना में भी तो इस्लामोफोबिया है, तो हम मगरब को क्यों टारगेट करते हैं और चाइनीज के सामने हम खामोश रहते हैं? हम इंडिया को तो टारगेट करते हैं लेकिन चाइना के सामने हम खामोश रहते हैं। इस इतने बड़े इशू के ऊपर पाकिस्तान, आपको पता है कि 88 चैनल है पाकिस्तान के, कोई एक बोला यार? अभी फ्रांस के अंदर फैशन शो आ रहा होगा ना तो इनकी लीडें लगी होंगी, लगती शर्टें बेच के, 3 जुराबें बेच के, 5 शूज बेच के तुम्हें तौकीर मिल जाएगी। थूकते नहीं है तुम्हारे मुंह के पर वो लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है और किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इंडिया को मिल रही है। और जितना वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो मॉर्गन स्टैनली और भी कई सारी जो यहाँ पर संस्थाएं हैं वो ये डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में आपका अच्छा खासा रिटर्न्स आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर बात यही हो रही है कि फेसबुक जो है वो तकरीबन 5.5 से 6 बिलियन डॉलर्स का, बिलियन डॉलर मतलब $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ के आसपास, तो 5.5 से 6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला है। और जब पाकिस्तान के पास ऐसी न्यूज़ आती है तब ऑब्वियसली उनको जो एक टाइप की जो मतलब जलन होती है ना, वो देखकर हमको मज़ा आता है। हालांकि होना नहीं चाहिए, उनको जलन होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनको जलन हो भी रही है तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया का तकरीबन टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन है और पाकिस्तान का 30 बिलियन मैक्स है। इससे आप पता चल सकता है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और नो डाउट इकोनॉमी वाइज भी है कि पाकिस्तान का 250-300 बिलियन की है और इंडिया 3.5 से 4 ट्रिलियन को पहुंचने को आया है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इस टाइप का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ नई कानून साजी हुई है और इस कानून के बाद फ्रांस के हुकाम को, जिसके मुताबिक घरों में जो मुसलमान बच्चों को कुरान की तालीम दी जा रही है उस पर भी चेक होगा क्या पढ़ाया जा रहा है। मदारस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं उनके अंदर भी एक ऐसी जो है निगरानी, कड़ी निगरानी होगी और जो रियासत मुकर्रर करेगी वो पढ़ाया जाएगा। क्या वाकई ही पाकिस्तान की इस बहस का पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करेगा तो उससे क्या हो रहा है कि उससे मगरब के साथ पाकिस्तान का खिंचाव पैदा हो गया है। अभी देखें कि फ्रांस के अंदर जब वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आई और मुसलमानों के बारे में कानून साजी हो रही है, तो जब इस तरह की इमरान खान साहब बात करते हैं तो बेसिकली इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, मैं ये समझता हूं, उसका फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो तो इस्लामोफोबिया की बात ही नहीं करते, वो तो इसको डिस्कस ही नहीं करते। जबकि इमरान खान साहब जो कि पहले ही उनका जो एक स्टांस है यूरोप और अमेरिका में, वो उनको एक जो उस पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिक्टेटर थे मुशर्रफ साहब, वो कहा करते थे ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है। इमरान खान साहब को तालिबान खान भी कहा जाता रहा और बहुत कुछ कहा जाता रहा। तो एक उनका जो इमेज है मगरब में को इतना उस तरह वो पॉजिटिव नहीं ले रहे। बहुत सारे लोगों से बात भी की है इस हवाले से और उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना के मामले में खामोश रहता है, चाइना में भी तो इस्लामोफोबिया है, तो हम मगरब को क्यों टारगेट करते हैं और चाइनीज के सामने हम खामोश रहते हैं? हम इंडिया को तो टारगेट करते हैं लेकिन चाइना के सामने हम खामोश रहते हैं। सो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान साहब को, उनको अगर तो इस्लामोफोबिया की बात करें तो आप इन सबका नाम लें। जब आप सिलेक्टिवली नाम लेंगे तो वो कहेंगे ये आपका क्या तरीका कार है, जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर तो आप नहीं बोलते। सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जंग लड़ना नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुसलमानों की जंग लड़ना नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त आलम इस्लाम की जंग लड़ना और आलम इस्लाम का मुकदमा दुनिया के साथ पेश करना नहीं है। वजह यह है, आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, बड़े बला के आदमी थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने फ्रेंच पे कुरान शरीफ का तर्जमा किया है, अकेले वहां रहते थे, मैं कमरा देखा है, मैं उनको वहां जाकर। उनकी मेहनत इतनी बड़ी थी कि हर रोज 3 से 4 फ्रेंच मुसलमान हो रहे थे। अच्छा। और कहा जाता था कि फ्रेंच विल बी द नेक्स्ट कंट्री जहां शरीयत नाफिज हो सकती है। अच्छा। ये बकायदा वो जो सर्वे था पीयू का 2007 में आया था कि यूरोप में पहला मुल्क ऐसा है फ्रांस कि जहां किसी न किसी दिन शरिया लॉ नाफिज हो जाएगा। कितनी तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं। 3 से 4 लोग रोजाना
50 लाख की इस वक्त तादाद है मुसलमानों की वहां पर, 50 लाख। 50 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शहरों में कंसंट्रेट करते हैं, और शहर जिसके पास हो वही होते हैं। 5 मिलियन मुस्लिम। अच्छा, इन कवानीन के बाद क्या होगा? और कानून में सिर्फ इस्लामिज्म ने, उसने इस्लाम को टारगेट किया कि निकालो फ्रेंच एम्बेसडर को। यार देखो तुक है, लेकिन नहीं जाएंगे। वो भी 20 अप्रैल तक इमरान खान भी मोहलत लेके बैठा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी कुछ क्रोनी रहते हैं कि जिनके पेट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इतनी तकलीफ उठती है कि उन्हें अल्सर हो जाता है। ना जुबान का भी अल्सर होता है, और चूंकि बोल सकते नहीं है तो पेट का अल्सर तो उन्हें जरूर होता है। कहें फ्रेंच एम्बेसडर चला जाएगा, हमारी जनाब बरामदात में कमी आ जाएगी, हमारा फलां में तुम्हारी तुम पे सूद की लानत वैसे बरस रही है, तुम पे कर्जों की लानत वैसे बरस रही है, तुम दुनिया में जलील और रुसवा वैसे तुम हो, और तुम समझते हो कि तुम इज्जत हासिल कर लोगे 4 शर्टें बेच के, 3 जुराबें बेच के, 5 शूज बेच के तुम्हें तौकीर मिल जाएगी। थूकते नहीं है तुम्हारे मुंह के ऊपर वो लोग। एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान हो तो सोसाइटी अच्छी होती है, वहां 2 बूढ़ों के ऊपर 3 नौजवान रह गए हैं, और मुसलमान तो कहते हैं नहीं हम तो बच्चे पैदा करेंगे। वो उनके ये अब मसला यह है कि इस इतने बड़े इशू के ऊपर पाकिस्तान, आपको पता है कि 88 चैनल है पाकिस्तान के, कोई एक बोला या अभी फ्रांस के अंदर फैशन शो आ रहा होगा ना तो इनकी लीडें लगी होंगी, लगती। अभी फ्रांस के अंदर ये फलाना जो आज है ना कि उसको पकड़ा गया था, सदर जो है वो उससे मेड के साथ हरकतें करते हुए, इनकी फर्स्ट लीड बनी होगी। लेकिन इतना बड़ा इशू हो गया उम्मत मुसलमान का, कोई नहीं बोलेगा। उस शहर में रहते रहे हैं, उस मुल्क में रहते रहे हैं, और फिर ये कहते हैं सैयदुल अंबिया से मोहब्बत है, हमें उनसे अकीदत है। डूब मरना चाहिए इंसानों को। क्या करनी है इन्होंने जिंदगियां जिसमें पूरा दिन आप सैयदुल अंबिया के कार्टून देखते रहे। मैंने तो दूर से सुना है और मेरा खून खौलता है। और जिन्होंने वहां उम्र गुजारी है, जिनके वहां घर हैं, जिनके वहां उनकी मलकियत है, ये क़यामत रसूलुल्लाह की शफाअत के मुंतज़िर हो।